नमस्कार साथियों, मैं दोबारा हाजिर हुआ हूँ अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है एस कांत जीएस क्लासेस। कल हमारी पहली वीडियो जो कि पुर्तगाली और यूरोपीय कंपनियों के विषय में थी, खास करके पुर्तगाली कंपनी के विषय में थी, क्योंकि वो सबसे पहले कंपनी आई थी और सबसे बाद में जाती है। इस वजह से हमारा जो पहला टॉपिक था कल पुर्तगाली था, पुर्तगाली कंपनियां थी। ये हम शुरुआत ही इससे यूरोपीय कंपनियों के आगमन से कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम पुर्तगाली कंपनी को देखेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आई थी। पुर्तगाली कंपनी, जैसा मैंने कल बताया था, कि सबसे पहले आती है और सबसे बाद में जाती है पुर्तगाली कंपनी। तो इस वजह से इसको समझना होगा कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि पुर्तगालीज डटे रहे भारत में, सबसे अंत तक गए। और हाँ दोस्तों, कल बाई चांस पढ़ाते समय मेरे मुंह से मैंने पहले भी कहा था कि अल्बुकर्क जो है वो पुर्तगाल का जो पुर्तगाली कंपनी था उसका भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है, फ्रांस डी अल्बुकर्क को। वो बाई चांस मेरे मुंह से फ्रांस निकल गया था, तो उसकी वजह से मैं माफ़ी चाहता हूँ। सिली मिस्टेक हो गया था, अब आगे से दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तो वो थोड़ा सा हो जाता है और आप लोगों का सहयोग चाहिए, है ना। बाकी कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी। तो आज हम देखेंगे कि आखिर पुर्तगाली कंपनी जो है जब आती है तो आने के कारण क्या क्या थे। जैसे मैंने कल बताया था, एक आप लोगों ने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो हेनरी द नेविगेटर, पुर्तगाल का बहुत महान शासक हुआ था हेनरी द नेविगेटर। ये हेनरी द नेविगेटर है ना, पुर्तगाली शासक था ये 15वीं शताब्दी के मध्य तक जो है पुर्तगाल का शासक था, और ये बहुत महान शासक हुआ पुर्तगाल का। और इसी ने पूरे दुनिया को एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये पूरे यूरोप के जो व्यापारी कंपनियां थी, है ना, उनके अंदर ये प्रेरणा जगाई, खास करके विश्व में व्यापार कैसे फैलाना है, विश्व व्यापार कैसे करना है, राजनीतिक शक्ति को कैसे बढ़ाना है। इसकी जो भौगोलिक खोजें थी उसमें सबसे बड़ा नाम हेनरी द नेविगेटर का था। ये पुर्तगाल का शासक था और इसी ने भौगोलिक खोजों, जो कहा जाता है ना कि मध्य युग में भौगोलिक खोजों की शुरुआत एक प्रकार से इसी शासक ने की थी। भौगोलिक खोजों की शुरुआत इसी शासक ने की थी और इसको बाकायदा 1453 में पोप से एक आज्ञा पत्र मिला था। 1453 में एक पोप से आज्ञा पत्र मिला था, पोप द्वारा आज्ञा पत्र बाकायदा दिया गया था इसको कि ये पूर्वी एशिया की तरफ बढ़े। अर्थात जैसे ये लोग, अगर आप ज्योग्राफिकल नक्शे में देखेंगे तो ये लोग पश्चिम की तरफ हैं, तो इन लोगों का पूर्व की तरफ व्यापार करने का था। और उस समय चूंकि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया मसालों के लिए और अपने व्यापार के लिए जाने जाते थे, तो इस वजह से पोप द्वारा जो ये आज्ञा पत्र दिया गया तो इसको साहस मिल गया, बल मिल गया। इसके बाद से 15वीं शताब्दी के मध्य के बाद से आप देखेंगे कि लगातार पुर्तगाली जो नाविक होते हैं, जो पुर्तगाली अन्वेषक होते हैं, वो पूरे विश्व में समुद्र के जरिए से जाते हैं, नए नए देश खोजते हैं। वो निकल जाते थे, उनको पता नहीं होता था कि हम कहाँ जाएंगे, पर निकल जाते थे। साहसी नाविक थे, जैसे वास्को डी गामा आया, उसके पहले 1486 में बार्थोलोम्यूज आया था जो है ना। तो इस तरह से कई सारे ऐसे लोग थे जो धीरे धीरे दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे थे और अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर समझेंगे, हेनरी द नेविगेटर था, बहुत महान शासक था। इसने भौगोलिक खोजों की शुरुआत की थी, कारण क्योंकि मध्य युग में पूरे यूरोप में हलचल थी। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री में थोड़ा सा जाएंगे या पुनर्जागरण काल जाएंगे, प्रबोधन काल जाएंगे, तो ये वही मध्य काल का टाइम पीरियड चल रहा है जिसमें पूरे यूरोप में आग लगी हुई है, चेतना की आग लगी हुई है, सामाजिक चेतना का स्तर उच्च हो रहा है। खास करके जो सामंतवाद है उसके विरुद्ध लहर चल रही है, राजतंत्र के विरुद्ध लहर चल रही है। खास करके सामंतवाद है, राजतंत्र है, यूरोप में है, लेकिन वहां पे कई बुद्धिजीवी हुए पुनर्जागरण काल की वजह से,
जो कि अपने तरीके से उसको आगे बढ़ाना चाहते थे कि नहीं, अब हमें सिर्फ काल्पनिक दुनिया में नहीं जीना है, जो वास्तविक दुनिया है, जो इस संसार की दुनिया है, उसी में जीना है। हमें अलौकिक दुनिया को जानना है, पारलौकिक दुनिया कैसी, हमें इससे लेना देना नहीं है। अगर पुनर्जागरण काल आप थोड़ा सा जानते हो तो पुनर्जागरण काल का मतलब ही यही था कि हम इस दुनिया को जानेंगे, हम उस दुनिया को नहीं जानेंगे जो पारलौकिक है। भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, वो एक दूसरी बात है उनके लिए। जो पुनर्जागरण और प्रबोधन चलता है तो वो इसी कारण चलता है कि हम इस दुनिया में नई नई चीज़ों को खोज रहे हैं, हम तर्कवादी बने, तर्कशील व्यक्ति बने। क्योंकि अभी तक क्या होता था, अंधानुकरण था, कल्पना के आधार पे जो है, ईश्वर के आधार पे पोप और वहाँ के जो इस तरह से धर्मानुयायी थे, उन लोगों ने पूरे यूरोप में तांडव मचा रखा था। लोगों का जीवन इस तरह से कह सकते हैं कि दुश्वार कर दिया था कि जीने नहीं दिया जा रहा था कुल मिला के। तो वो सब बहुत सारी चीज़ें हैं मध्य युग में, खास करके यूरोप में, पूरे यूरोप में जबरदस्त तहलका इधर से उधर चल रहा है, सारी चीज़ों में बदलाव आ रहा है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि ये जो हेनरी द नेविगेटर रहता है, इसने भौगोलिक खोजों की शुरुआत की है ना। और इसके साथ साथ में फिर हम देखते हैं कि इसका ये जो क्रांतिकारी निर्णय था, इसने पूरे यूरोप के राजनीतिक, सामाजिक और व्यापारिक समीकरण को बदल के रख दिया। ऐसा नहीं है, ये जिंदा तो नहीं था, पर इसने जो इनिशिएट किया था, जो इसने शुरुआत की थी, उसका परिणाम बाद के लोगों को मिला। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें कहानीनुमा में समझना होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि आखिर ये कंपनियां पूरे विश्व में क्यों घूमती हैं, और खास करके यूरोप की ही कंपनियां, व्यापारिक कंपनियां क्यों घूमती हैं। किसी दूसरे देश की कंपनी यूरोप में क्यों नहीं जा पाती है, सिर्फ यूरोपीय कंपनियां ही पूरे विश्व में क्यों राज करती हैं। कारण उसका वही है कि जब मध्य युग में वहां पे पुनर्जागरण होता है, प्रबोधन होता है, उसके बाद वहाँ पे तर्कवाद का जन्म होता है। इहलौकिक की दुनिया यानी जो हमारी दुनिया है उसको कैसे ज़्यादा सुविधानुसार बनाया जाए, पारलौकिक की दुनिया कैसी है उसमें हम नहीं पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों को, है ना। और ख़ास करके चर्च का जो साम्राज्य है, जो चर्च का जो एकाधिकार है पूरे यूरोप पे, उसके विरोध में न जाने कितने बुद्धिजीवी खड़े होते हैं। तो ये जो प्रबोधन होता है और पुनर्जागरण काल होता है ना, इसने पूरी तरह से पूरे यूरोप के साथ साथ में पूरी दुनिया को बदल दिया। और उसमें न जाने कितने शासक हुए जिन्होंने पुनर्जागरण काल को स्वीकार भी किया, उसके विरोध में भी गए, मगर इस शासक ने तो बहुत कुछ किया, है ना। तो ये बताना जरूरी था, आपको समझना जरूरी था, क्योंकि ये एक ऐसा शासक था जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। आगे बढ़ते हैं। तो जब पुर्तगाली यहाँ पे आ गए, जैसा कि मैंने कल बताया था, 1510 में गोवा पे अधिकार कर लिया। गोवा पे अधिकार कर लिया। जब ये गोवा पे अधिकार कर लेते हैं, खास करके अल्बुकर्क, है ना, इसके बाद चीज़ें पुर्तगालियों के लिए ठीक ठाक चलने लगी, क्योंकि इनकी नौसैनिक शक्ति इतनी ज़बरदस्त थी कि हिंद महासागर के एक प्रकार से स्वामी हो गए। और पुर्तगाली एक समय में, जब तक डच और अंग्रेज नहीं आ गए थे, डच और अंग्रेजों ने मिलकर इनको भारत से या दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर ही कर दिया, तब तक ये समुद्र के स्वामी खुद को मानते थे। ये प्रश्न भी आता है कि कौन सी कंपनी खुद को समुद्र का स्वामी मानती थी, तो वो पुर्तगाली ही थे जो खुद को समुद्र का स्वामी मानते थे। और होना क्यों भाई, इनके पास बहुत ज़बरदस्त नौसैनिक शक्ति थी, जिसके बल पे इन्होंने अरब सागर के रास्ते, बिल्कुल से हिंद महासागर अरब सागर के रास्ते से जो है बिल्कुल से पूरे व्यापार पे इन्होंने अतिक्रमण कर लिया, अधिकार कर लिया। एक टर्मिनोलॉजी चलती है पुर्तगालियों के लिए, कार्टेज आर्मेडा काफिला। कार्टेज आर्मेडा काफिला। कार्ड्स क्या होता था, ये एक परमिट होता था। कार्ड्स का मतलब परमिट होता था, एक कार्ड होता था जिसको कार्ड्स कहा जाता है। ये परमिट होता था, जो भी अरब सागर में व्यापार करने जाता था, जिसकी भी जहाज जाती थी, जिस कंपनी की भी जहाज जाती थी, जिस किसी भी देश की जहाज जाती थी,
जब पुर्तगालियों ने उस पर अधिकार कर लिया तो वहां से गुजरने के लिए ये सबको परमिट देते थे। कार्ड के बदले में ये एक निश्चित शुल्क लेते थे। शुल्क का मतलब एक प्रकार से टैक्स का मतलब है। कोई भी शुल्क होता है तो एक प्रकार से उसको टैक्स में ही मान लिया जाता है। अगर कोई सरकारी व्यवस्था तो थी नहीं, कंपनी थी, अपनी तरीके से थी, है ना। तो इस वजह से ये परमिट होता था। ये आर्मेडा जो है ये बहुत प्रसिद्ध एक जंगी जहाज था, एक बहुत बड़ा चलता फिरता कह सकते हैं कि समुद्र का स्वामी था। आर्मेडा बहुत विश्व प्रसिद्ध है जहाज जो है, ये एक प्रकार से बेड़ा था, जंगी जहाज था। खास करके 1588 में जब ब्रिटेन ने आर्मेडा को हरा दिया, यानी कि 1588 में आर्मेडा को हरा दिया गया। आर्मेडा को हराने वाला कौन था? ब्रिटिश थे। यानी कि इस जंगी जहाज को हराना मुश्किल था। ये चलता फिरता एक प्रकार से कह सकते हैं कि समुद्र का शहंशाह था, विश्व प्रसिद्ध था, बिल्कुल इतिहास में इसकी धूम मिलती है। इसको हराने का काम किसने किया? ब्रिटिशर्स ने किया, यानी अंग्रेज ने किया। जब अंग्रेज ने किया कर दिया जो है, तो यहाँ पे आके 1588 के बाद से पुर्तगालियों का पतन होना शुरू हो गया। हालांकि पुर्तगालियों को डचों ने बहुत बार हराया है। डचों ने पुर्तगालियों को दक्षिण पूर्व एशिया से हरा दिया। खास करके जो मलक्का की मंडी है दक्षिण पूर्व एशिया में, जो इंडोनेशिया मलक्का की मंडी जो सबसे बड़ी मंडी के रूप में जानी जाती थी, इसके बाद हरमुज की मंडी जानी जाती थी, ये इन सब चीज़ों को डचों ने जो है हरा दिया। जब हरा दिया तो पुर्तगाली वहां से भाग गए। फिर अंत में पुर्तगालियों को भारत में भी हराया गया। डचों ने हराया, गोवा में हराया, कई बार हराया, बाद में किसी तरीके से उन्होंने जीता जो है गोवा को। इस तरीके से पुर्तगाली लगातार हारते गए। कारण क्या था कि पुर्तगालियों की अगर हार को आप देखें कि जो पुर्तगाली नौसेना लगभग 70-80 साल एक छत्र राज करती है हिंद महासागर में, अरब सागर में, बिल्कुल से एक छत्र कह सकते हैं कि एकाधिकार था। वो 1590 के बाद से धीरे धीरे पतन की ओर चली जाती है। उसके प्रमुखता दो ही कारण हैं खास करके। एक तो जो कारण है, एक कारण तो ये है कि जो डच और अंग्रेज व्यापारिक कंपनियां थी, डच और अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियां जो थी, इनके पास पुर्तगीज यानी पुर्तगालियों से ज्यादा साधन संपन्न थी। ये दोनों कंपनियां ऐसी थी कि जिनके ऊपर सरकार का नियंत्रण नहीं था, या कह सकते हो कि राज्य का नियंत्रण नहीं था, वहां का जो राजा होता था उसका नियंत्रण नहीं था। आपको ये जानना चाहिए कि जो पुर्तगीज कंपनी आई, जो पुर्तगाली कंपनी आई, वो राज्य शासित थी, यानी कि उसके ऊपर जो वहां का राजा था उसका अधिकार था। तो कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, कह सकते हैं प्रकार से रिमोट कंट्रोल पुर्तगाल में बैठा राजा के पास में था। पर ये जो दो कंपनियां आती हैं, डच और अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियां आती हैं, इनके ऊपर किसी का अधिकार नहीं था। खास करके शुरू के 70-80 सालों में तो ये बिल्कुल से फ्री थी। कंपनियां अपने मन मुताबिक काम करती थी, जहां चाहती थी वहां जाती थी, जो करती थी। तो इन्होंने पुर्तगाल को हराया, समुद्र में हराया, भूभाग में हराया, भारत में हराया, दक्षिण पूर्व एशिया में हराया। इनके पास ज्यादा अच्छे जंगी बेड़े आ गए थे, क्योंकि ब्रिटेन की जो स्थिति थी, मैंने बताया ना कि अभी अभी जो है आर्मेडा को 1588 में हरा देता है। आर्मेडा को हराने का इतिहास में अपना एक अद्वितीय वर्णन है। तो जब हरा देता है तो अंग्रेज का एक छत्र राज धीरे धीरे शुरू हो जाता है। पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना कब होती है? 1600 में। जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना होती है 1600 में। हराया कब है? 1588 में। तो ऐसा नहीं है कि वो तुरंत अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आ रही, ऐसा नहीं है। इन लोगों का युद्ध यूरोप में चल रहा है, पहले से ही चल रहा है। हाँ, डच, इसकी स्थापना होती है 1602 में।
डच कंपनी की स्थापना 1602 में होती है। हम आगे के तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे जब डच के विषय में पढ़ेंगे। अभी आपकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, चूंकि थोड़ा सा इंटरकनेक्शन होना जरूरी है, नहीं तो चीजें फिर इधर की उधर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये होता है। तो कहने का ये मतलब है कि पुर्तगालियों के हार की वजह बहुत सारी थी, लेकिन उसमें दो प्रमुख कारण थे। डच और व्यापारिक कंपनियां आ गई जो उससे ज्यादा शक्तिशाली थी, पहला तो ये। और दूसरा ये कि डच और जो अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी है, इनके ऊपर राज्य का नियंत्रण नहीं था। पुर्तगाली जो कंपनी थी उसके ऊपर राज्य का नियंत्रण था, इस वजह से उसको निर्णय लेने में देर होती थी। अब अगर पुर्तगालियों के जो अन्य कारण है, खास करके भारत में या पूरे जहां जहां उन्होंने शासन किया, खास करके समुद्र पे, भारत पे तो शासन किया नहीं, भू राजनीतिक क्षेत्रों में, खास करके समुद्र पे जो उनका तांडव मचा था, वो जो उन्होंने खोया, उसका कारण ये था कि एक आप लोगों ने हिस्ट्री में नाम सुना होगा पायरेट्स, अंग्रेजी में पायरेट्स। ये पायरेट्स वर्ड के नाम पे बड़ी मूवी बनी है हॉलीवुड में, बहुत सारे लोगों ने देखी भी हो, कैरिबियन द कैरिबियन, पायरेट्स ऐसी करके मूवी बनी हुई है ना। तो पायरेट्स का मतलब होता है कि समुद्री डाकू। जो समुद्री डाकू होते हैं ये बड़े खतरनाक होते हैं। ये हमारे आपकी तरह से जो इधर उधर टहलते हैं, जो डाकू का गिरोह होता है, उससे ना जाने कितना खतरनाक होते हैं। और इन लोगों का इतना जबरदस्त समूह होता था कि ये पूरे समुद्र पे अधिकार रखते थे। हालांकि पुर्तगाली कंपनी का समुद्र पे था अधिकार, लेकिन ये जब चाहते थे तो जो जंग नाव जाता था, किसी भी कंपनी की जहाज जाती थी, उसको ये लूट लेते थे। जब लूट लेते थे तो फिर क्या होता था, लूट लेते थे तो जो पुर्तगाली कंपनी है उसको नुकसान होता था, क्योंकि वो टैक्स लेती थी। टैक्स किससे लेती थी? किसी भी कंपनी, किसी भी व्यापारिक जहाज से जो अरब सागर के रास्ते से होकर जाता था। अभी अभी मैंने बताया था कि कार्ड, ये जो कार्ड जो है, ये परमिट ही दिया जाता था एक शुल्क लेके, एक प्रकार का टैक्स लेके, कि भाई तुम जाओ, तुम मौज मनाओ, तुम अरब सागर के रास्ते चले जाओ, तुम अपना व्यापार करो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। ठीक है, उसी के साथ में जुड़ा हुआ है, मैंने बताया है लास्ट में काफिला। ये जो काफिला है, ये काफिला क्या होता था? ये काफिला होता था कि छोटे छोटे जो व्यापारियों का समूह होता था, भारत के व्यापारियों का समूह होता था, वो जब जाता था बाहर लाल सागर की तरफ या भूमध्य सागर की तरफ व्यापार करने के लिए, तो इनके साथ में इनकी सुरक्षा के लिए जो है पुर्तगाली कंपनी के जो है कुछ सैनिक जाते थे, जो किससे रक्षा करते? इन पायरेट से रक्षा करने के लिए जाते थे। लेकिन जब ये पायरेट्स ज्यादा हावी होने लगे तो फिर इनकी भी जो है पुर्तगाली कंपनियों से धीरे धीरे साठगांठ होती चली गई। ये भी जो है पुर्तगाली कंपनी को नुकसान पहुंचाने लगे। तो इस तरह से ये इतने हावी थे कि इनका कई प्रकार के जो वहाँ के दूर दराज के शासक होते थे, जो छोटे व्यापारिक संगठन, इस तरफ सब समझिए कि जो छोटे व्यापारिक संगठन होते थे वो इनसे प्रकार से अघोषित समझौता कर लेते थे, इनको अपना पैसा कौड़ी पहुंचा देते थे और कहते थे भाई मेरा जहाज है, मेरा सामान है, मुझको जाने दो, तुम मुझे परेशान मत करो। इधर से भी व्यापारी देता था कार्ड पुर्तगाली को भी, इनसे बचने के लिए भी पैसे देता था। तो एक व्यापारी को यानी कि अपना व्यापार करने के लिए न जाने कितनी मशक्कत करनी पड़ती थी। ये जो व्यवस्था थी कार्ड्स और पायरेट्स वाली, इसकी वजह से धीरे 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 पुर्तगाली जो है लोगों के बीच लोकप्रिय होते चले गए, यानी व्यापारियों के बीच लोकप्रिय होते चले गए। उनको ये लगता था कि ये खाली हमें सिर्फ बहलाने फुसलाने के लिए हमसे ये ले लेते हैं, बाकी कुछ हमारी बहुत सुरक्षा नहीं करते हैं। हालांकि वो अपने तरीके से करते थे, लेकिन इनका प्रभाव इतना जबरदस्त था कि वो पुर्तगाली जो सेना है वो मतलब बहुत अच्छी नहीं हो पाती थी, थोड़े बहुत सहायता करते थे। तो ये जो कार्ड्स, आर्मेडा, काफिला, ये जो तिगड़ी थी, इसके सहारे ही पुर्तगाली जो है यहाँ पे अरब सागर पे बिल्कुल से स्वामी बन बैठे थे। यही जब व्यवस्था इनकी टूट जाती, चरमरा जाती है, तो बिल्कुल से ये धराशायी हो जाते हैं। तो अगर आप देखिए तो इस तरह से पूरी ये जो पुर्तगाली शासन है, खास करके डच और व्यापारी, देखिए है तो बहुत लंबा, बताने को तो आदमी 10-20 दिन बता दे, इतना बड़ा चैप्टर है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ भी लें, चीज़ों को समझें,
थोड़ा सा इंटरकनेक्ट करें, चीज़ों को जोड़ने के बिंदुओं को, जो जो कड़ियाँ हैं उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना। इन सब शॉर्ट में बताने का यही मतलब है कि आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्या कैसे होता था, कंपनियां आती थी क्यों परेशान होती थी, क्यों पीछे हो जाती थी, क्यों पुर्तगाली सबसे आए, बाद में डच ने हराया, बाद में ब्रिटिशर्स ने हराया, बाद में फ्रांसीसी भी सबसे एंड में आते हैं, वो भी कहीं कहीं हरा देते हैं इनको। तो इनका जो पहले का कह सकते हैं कि जो थोड़ा थोड़ा बैकड्रॉ होना शुरू हो गया था, वो इतना हावी हो गया कि ये हारते चले गए। अब ये तो हो गया कि कमी। और मान लीजिए पुर्तगालियों की असफलता के और भी कारण आप गिना सकते हैं, अगर गिनाना ही चाहें, जैसे कि इनकी धार्मिक असहिष्णुता थी। ये जब आए तो ये भारत में अधिकांश लोगों भारत में ईसाई मिशनरियों को इस तरह से ये फैलाने का काम करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को ईसाई मिशनरीज बनाया जाए। जैसे जब ये 1510 में गोवा पे अधिकार करते हैं तो एक समय में गोवा के अधिकांश हिंदू मंदिर इन्होंने नष्ट कर दिए। हालांकि ये गोवा में ही हो पाया है ना। तो ऐसा नहीं है, इनका मेन मोटो ये था कि अरबों को रोका जाए, इस्लामीकरण रोका जाए और ईसाईकरण को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि कई सारी ईसाई मिशनरियां भी इनके साथ में आई थी। जैसे मैंने कल तो ये नहीं बताया था, जैसे कि 3 ईसाई जो जेसुइट मिशनरी थी, एक थी जेसुइट मिशनरी, जेसुइट ये जो जेसुइट मिशनरी है, इसी मिशनरी के लोग अकबर से भी मिलने जाते हैं 1582 के बाद, गुजरात विजय के बाद। जब गुजरात 1572 में अकबर जीत लेते हैं, उसके बाद 1580 के बाद में यही जो जेसुइट मिशन है, इसके जो है एक फादर मॉन्सेरात रहते हैं, फादर मॉन्सरेत रहते हैं और फादर अकाबीवा, ये दोनों लोगों के नेतृत्व में जाते हैं। पहली बार ईसाई जो है कह सकते हैं एक प्रकार से खुले तौर पे जो है घोषित रूप से अकबर के दरबार में जाते हैं, तो फादर मानसरेत और फादर अकाबीवा के नेतृत्व में जाते हैं, यानी कि ये लोग जाते हैं अकबर से मिलते हैं। एक समय तो पुर्तगालियों को ये लगता था कि अकबर जो है ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेगा, तो इस हद तक इन्होंने ईसाई मिशनरी को जो है भारत में लाने की कोशिश की। और खास करके दक्षिण पश्चिम में, केरल में, गोवा में, खास करके 1530 तक, जब तक इनकी कोचीन राजधानी थी, सिंबॉलिक रूप से कल मैंने बताया था कि 1530-35 के बीच में गोवा हो जाती है पुर्तगालियों की राजधानी। और ये जो पुर्तगालियों की राजधानी गोवा होती है, तो 1530 में पुर्तगाली वायसराय जो है वो रहता है नीनो डी कुन्हा। मैं लिख दे रहा हूं जिससे कि नाम में समस्या ना हो। आपको ये पता होना चाहिए कि 1530 में जब गोवा औपचारिक सिंबॉलिक रूप से राजधानी होती है, तो उस समय वायसराय, क्योंकि पुर्तगाली अगर आप देखेंगे कंपनी में तो 3 ही वायसराय बहुत फेमस हुए। पहला फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो सबसे पहले आया था, फिर 1509 से 15 के बीच में अल्बुकर्क, और तीसरा था नीनो डी कुन्हा, ये तीसरा है। ये 1529 से शायद 1538 तक रहता है। बाई ईयर हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, क्योंकि इतना, पर इसके बीच में ये रहता है। ठीक है, जब इसके बीच में ये रहता है तो ये गोवा जो है इसी समय में 1530 से शुरू करके 1535-20 में सिंबॉलिक राजधानी इसकी हो जाती है। उसके पहले कोचीन रहता है। तो कहने का ये मतलब है कि जब ये पुर्तगाली आते हैं तो इसके साथ ईसाई मिशनरीज भी आते हैं। अच्छा, पुर्तगाली आते हैं, पुर्तगालियों के कह सकते हैं कि मैंने बताया कि पुर्तगालियों के जो यहाँ से शासन एक प्रकार से छूटी जाने का कारण क्या था। 2-3-4 कारण बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, खास करके ईसाई मिशनरीज के साथ में आना, ठीक है, ईसाई मिशनरीज का प्रचार प्रसार करना, ये सब सारी चीज़ें तो जुड़ जाती हैं, बहुत सारे कारण होते हैं।
किसी भी साम्राज्य के पतन में और निर्माण में अनेकों कारण होते हैं। उसी तरीके से ये भी एक व्यापारिक कंपनी थी। ये आती है, छा जाती है, फिर टूट जाती है, फिर हट जाती है, तो इसके भी बहुत सारे कारण हैं। पर इस कंपनी के कुछ आने के कुछ फायदे भी हुए। जैसे भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ होती है? 1556 में होती है, गोवा में होती है। भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में होती है, गोवा में होती है, शुरुआत होती है। तो ये प्रकार से अच्छा ही कदम था, ऐसा तो है नहीं। पुर्तगाली प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करते हैं बेचारे, इतने अच्छे थे। इसके बाद तंबाकू की खेती। भारत में तंबाकू की खेती शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? पुर्तगालीज को दिया जाता है। कई बार प्रश्न भी आया है कि भारत में तंबाकू की खेती का चलन शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पुर्तगाली को दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें इन्होंने ठीक भी की। एक विशेष प्रकार की स्थापत्य यानी निर्माण कला, गोथिक शैली, गोथिक शैली। ये जो गोथिक शैली है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि गोथिक शैली जो है स्थापत्य के निर्माण में किसकी देन है? तो ये भी पुर्तगालियों की देन है। तो ऐसा नहीं है, जब कोई भी आता है, कोई भी व्यक्ति आता है, इसको इसी तरीके से समझिए, हर व्यक्ति के अपने लाभ और हानि होते हैं। बुरा है तो कुछ थोड़ी तो अच्छाइयाँ होंगी। तो कंपनी आई थी तो अनेकों बुराइयाँ थी, पर कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, ऐसा नहीं है। तो इसको हमको मानना पड़ेगा कि प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत होती है, गोथिक स्थापत्य शैली और अन्य सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पुर्तगाली आते हैं, यहाँ पे रहते हैं, ये करते हैं, तमाम सारी चीज़ें करते हैं। और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन भी हुई हैं। इन सब चीज़ों को मैं PDF में बना के जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन मैं पढ़ा लूँगा, सारे लोगों का पढ़ा लूँगा। सबसे पहले कौन आता है? पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आते हैं, फिर लास्ट में फ्रांसीसी आते हैं। तो इन सब का चारों को मैं PDF बना के आपको दूंगा। मैं आपको समझा इसलिए रहा हूँ कि आपको समझना चाहिए कि कंपनियां जो आई, कब, क्या, कैसे, कब सारी चीज़ें हुई। तो ठीक है दोस्तों, इस आशा के साथ कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी, आपको कुछ लाभ मिला होगा, कुछ सीखने को मिलेगा, आपसे भी हमें सीखने को मिलेगा। आपका सुझाव मेरे लिए अभिनंदनीय रहेगा। और मेरी जो ये मेहनत है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें, प्यार दें, इसको शेयर करें, लाइक करें। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है? आपका प्यार बना रहे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।